नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लगातार जानकारियां आपके पास पहुंच रही होंगी और ऐसे में सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है वो हालांकि कई सारे सीटों पर है, पर बारामती की लड़ाई खासतौर पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि इस बार अजीत पवार खुद बारामती से खड़े हैं दोस्तों। और क्योंकि इस बार नाक की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के हाथों सुनेत्रा पवार हार गई थी, अजीत पवार की पत्नी। अजीत पवार ने उन्हें खड़ा किया था और अब अजीत पवार खुद विधानसभा चुनाव में उस सीट से खड़े हैं। लेकिन शरद पवार जो कि अजीत पवार के सामने सीधी टक्कर दे रहे हैं दोस्तों। हालांकि उम्मीदवार के तौर पर अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को खड़ा किया है शरद पवार ने, लेकिन वो खुद बारामती के अलग अलग जगहों पर जाकर के रैलियां शरद पवार कर रहे हैं। और तो और इन रैलियों से जो विजुअल्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शरद पवार जो है वो अजीत पवार की मिमिक्री करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और ये लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प होती चली जा रही है क्योंकि एक तरफ अजीत पवार जहां डाल डाल चल रहे हैं, वहीं शरद पवार जो है वो पात पात चल रहे हैं। कैसे, आपको बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ने एक जनसभा की थी, वहां संबोधन किया था और वहां वो काफी इमोशनल नजर आए थे और बार बार जो है वो चेहरे को पोंछते हुए और पानी पीते हुए जो है वो संबोधन कर रहे थे। और उनका ये इमोशनल जो वीडियो था वो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इसके बाद जब शरद पवार ने संबोधन किया तो उन्होंने उसी तरीके से हूबहू नकल उतार दी अजीत पवार की, और वहां जो बैठे जितने भी लोग थे, जो समर्थक थे, वो ठहाके लगाकर हंस पड़े। तो ये भी शरद पवार जो एक तरीके से अपने संबोधनों में एंटरटेन करते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर जो लड़ाई होती है चुनावी, वो इमोशनल एंगल पर खेली जाती है क्योंकि यहाँ अस्मिता को लेकर के, इमोशन एंगल को लेकर के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो है बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। और इसीलिए कई बार नेता जो है वो इस भावना को, इमोशन को जो है वो सामने रख करके अपने चुनाव के दरमियान राजनीति भी करते हैं दोस्तों। आप देखिए कि बारामती एनसीपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में अजीत पवार जो है वहां से खड़े हैं और वो भी इमोशनल दिखाई दिए। हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस दरमियान भी जब पारिवारिक लड़ाई जो चुनावी बन चुकी थी, वहां भी हमने देखा कि बहुत सारे इमोशनल संबोधन किए गए। और अब अजीत पवार ने कहा है कि जो गलती मैंने की थी वही गलती अब शरद पवार कर रहे हैं। मैंने परिवार में सुप्रिया सुले जब कैंडिडेट थी तो वहां से सुनेत्रा पवार को उतारा। अब जब ये बात पता है शरद पवार को कि मैं यहाँ से विधायक हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो मेरे सामने वो परिवार के ही व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं, तो वो गलती अब शरद पवार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गेम पलटने की कोशिश अजीत पवार की तरफ से की गई है। शरद पवार की तरफ से कहा गया है कि हमने सब कुछ जो है वो अजीत पवार को दे दिया था, मैंने सुप्रिया सुले को तो कोई पद भी नहीं दिया, बल्कि अजीत पवार को सब कुछ दे दिया था, उन्हें पद भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी हुआ आप लोगों के सामने है। तो ये बात जो है शरद पवार ने भी कही है और इन्हीं चीजों को लेकर के अब लड़ाई चल रही है। एक तरफ अजीत पवार जो है वो इमोशनल एक तरीके से कहें, जब संबोधन कर रहे हैं शरद पवार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से, तो शरद पवार भी सामने से जो है अजीत पवार को उनका दाव उल्टा कर रहे हैं। तो ये बारामती की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि अजीत पवार भी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। दूसरी तरफ शरद पवार जो कि दशकों से, कई दशकों से कितने सारे नेता आए और गए, लेकिन शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक्टिवली आज भी 84 साल के होने के बावजूद भी जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, जिस तरीके से संबोधन कर रहे हैं, वो अपने आप में लोगों को काफी ज्यादा उनकी तरफ खींच रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बारामती की लड़ाई जो है इस बार नाक की लड़ाई बनी हुई है, खासतौर पर अजीत पवार की के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वो वहां से हार चुके हैं और क्योंकि सारा कैंपेन उन्होंने किया था, सुनेत्रा पवार के लिए बहुत सारे कैंपेन किए थे, फिर भी वो हार गए। और उसके बाद अब विधायक के तौर पर जो है वहां से वो फिर विधानसभा चुनाव में खड़े हैं और इस बार भी अगर हारते हैं तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। हालांकि बारामती एनसीपी का गढ़ है, वहां पे अजीत पवार के भी समर्थक है, वहां शरद पवार के भी बहुत भारी मात्रा में समर्थक हैं। इसीलिए ये लड़ाई अब दिलचस्प बन गई है दोस्तों। और मतदाताओं के सामने भी, हालांकि कई सारे मतदाता क्लियर होंगे उन्हें किसको वोट डालना है, लेकिन कई सारे मतदाता ऐसे भी होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो मतदाता हमेशा से सिर्फ एनसीपी के वोटर रहे हैं, लेकिन अब दो दो एनसीपी बारामती में मौजूद है। तो इसीलिए ये लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है दोस्तों। और एक अपडेट दे देते हैं आपको। जो शरद पवार है दोस्तों, वो लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि सीट शेयरिंग में भी हमने देखा कि शरद पवार ने अहम भूमिका निभाई। और अब उन्हें पता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो सीटें हैं, क्योंकि शरद पवार का वहाँ काफी ज्यादा प्रभाव है, वहां से एनसीपी बहुत भारी मात्रा में सीट जीत के निकाल के लेके आती है, तो उनका पूरा फोकस पश्चिमी महाराष्ट्र पे है और उन्हें
शरद पवार को ये लग रहा है कि अगर 85-88 सीटों पर लड़ करके अगर 60-65 के करीब भी सीट जीतते हैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से 10 लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर लड़ के 8 सीटें निकाली थी, उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 85 से 88 सीटों पर अगर शरद पवार की एनसीपी लड़ती है और वही परफॉर्मेंस दोहराती है तो 65 से ज्यादा सीटें जो है वो शरद पवार जीत के जा सकते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। और 65 से ज्यादा सीटें जीतना अपने आप में एक बड़ी पार्टी के रूप में शरद पवार की एनसीपी उभर सकती है दोस्तों। क्योंकि मैंने फिर से आपको बता दूं कि शरद पवार को लेकर सिंपैथी लहर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक पहले बात तो उम्रदराज हैं, 84 साल के हैं, खुद सब जगह पे संबोधन कर रहे हैं और जनता को ये बात पता है कि उनकी पार्टी तोड़ी गई थी, उनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया था जबकि वो संस्थापक रहे हैं। इसके बावजूद तो ये तमाम जो घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं को जनता भी देख रही है और इसीलिए सिंपैथी लहर शरद पवार के लिए भी भारी मात्रा में लोगों के मन में बह रही है। जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इमोशंस पे जाती है और बहुत ज्यादा भावनात्मक तरीके से लगाव रखती है और उसी तरीके से वो वोटिंग जब करने जाते हैं तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। और ठीक ऐसा ही उद्धव ठाकरे के भी साथ हुआ, क्योंकि सभी को पता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो 2 भागों में बटी और उसके बाद कई सारे विधायक एकनाथ शिंदे जो है वो अपने साथ लेकर के मायावती के साथ सरकार बना के चले गए। तो फिर उनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया। ये बातें उद्धव ठाकरे हर संबोधन में बोलते नजर आए लोकसभा में भी, और अभी भी लोग जनता से जब बात करते हैं तो वो चीज बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रंट फुट पे रख रही है उद्धव ठाकरे और शरद पवार को। और जनता जो है, जैसा मैंने फिर से बता दूं कि महाराष्ट्र की जनता में मराठी अस्मिता को ले लीजिए, इमोशंस को ले लीजिए, भावनात्मक को ले लीजिए, ये तमाम चीजें जो है महाराष्ट्र की जनता पहले रखती है। इसीलिए आपको याद होगा कि कोई भी ऐसा काम जो मायावती को लगता है कि इमोशन से जुड़ा हुआ है उसमें तुरंत वो माफी मांग लेते हैं। जैसे सिंधुदुर्ग वाला छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू का मामला याद होगा, जैसे वो स्टैच्यू वाला मामला गरमाया तुरंत मायावती के नेताओं ने उस पर माफी मांगी थी, आपको याद होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है ये मामला महाराष्ट्र में। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता देख रही है, समझ रही है और सभी को इंतजार है 20 नवंबर का, जब जनता जब वोट करने उतरेगी और इन नेताओं का भाग्य का फैसला जो है वो लॉक करेगी। तो फिलहाल देखते हैं कि आने वाले समय में क्या खेल होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो निर्दलीय हैं, जो बागी हैं, जो खड़े हैं, वो बहुत बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भारी मात्रा में बागी नेता जो हैं इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। और माना जा रहा है कि इस बार बागी इंडिपेंडेंट जो नेता हैं वो कम से कम 45 से 50 सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं। 288 में से 45 से 50 सीटों पर वो प्रभावित कर सकते हैं और वहां पर वो जीत भी सकते हैं 40 से 45 सीटों पर। तो ये एक बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है महाराष्ट्र में। और 20 नवंबर के बाद जब 23 को काउंटिंग होगी उसके बाद आप देखिएगा लगातार ये जानकार भी मान रहे हैं कि असली खेल 23 के बाद शुरू होगा। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ होता है महाराष्ट्र में। और फिलहाल अभी तक जो अपडेट आती रहेगी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की फिर किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।